स्टार्ट अवर यूनिट नंबर 5 द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, जिसे आपको पता ही है हम लोगों ने अपनी न्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये उसकी लास्ट यूनिट है, द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। इस यूनिट को करने के बाद यू आर एबल टू स्कोर द 6 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। इन चैप्टर में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन 6 मार्क्स का पेपर आता है एंड इन क्वेश्चंस को करने के बाद इस 15-20 मिनट की वीडियो में आप लोग वो 6 मार्क्स आपके इजीली अटेन कर पाएंगे 2026 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट राइट सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है? कहते हैं इट इज दैट मार्केट वेयर एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी टुक प्लेस। वो मार्केट जहां पे फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज किया जाता है दैट इज नोन एज अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। द मेजर पार्टिसिपेंट इन दिस मार्केट में कौन कौन से होते हैं? लाइक कमर्शियल बैंक हो गए, ब्रोकर्स हो गए, ऑथराइज्ड डीलर्स हो गए, एक्सेट्रा। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है बेसिकली 2 टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स में डील करती है। एक होती है फॉरवर्ड मार्केट, एक होती है स्पॉट मार्केट। जो फॉरवर्ड मार्केट होती है वो बेसिकली कहता है इट रेफर्स टू दैट मार्केट विच कवर सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर फ्यूचर डिलीवरी एट रेट डिसाइडेड टुडे। करंट टाइम पे रेट डिसाइड हो जाता है, लेकिन जो डिलीवरी है परचेज एंड सेल है फॉरेन एक्सचेंज का वो फ्यूचर में होता है, उसे कहते हैं फॉरवर्ड मार्केट। लेकिन जो स्पॉट मार्केट होती है ऐसी मार्केट जो ओनली स्पॉट ट्रांजैक्शंस या करंट ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को करती है, उसे हम लोग स्पॉट मार्केट या करंट मार्केट भी कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन एंड एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। कुछ हमारी ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस होती हैं, कुछ हमारी एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं। जैसे मैंने आप लोगों को डिटेल्ड वीडियो में आप लोगों को समझाया ही था ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में। मैंने पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट समझाया हुआ आप लोगों को। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? दीज ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस फॉर द प्रॉफिट पर्पस। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन बेसिकली प्रॉफिट पर्पस के लिए की जाती हैं, लेकिन जो एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन होती हैं ये बेसिकली की जाती हैं मैनेजिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम। बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम लाने के लिए जो ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, these transactions are responsible for deficit और surplus in balance of payment। कि जो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन होती है रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के सरप्लस या डेफिसिट के लिए, और जो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन होती है these are responsible for the correction deficit और surplus in balance of payment। कहते हैं जो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस होती हैं these involve movement of goods across the country, लेकिन जो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन होती हैं these do not involve movement of goods across the country। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस को हम लोग अबव द लाइन आइटम्स भी कहते हैं और एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस को हम लोग बिलो द लाइन आइटम्स भी कंसीडर करते हैं। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आता है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें ऑल रिसिप्ट इन फॉरेन करेंसी, ऑल पेमेंट इन अ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी में जितनी भी रिसिप्ट्स हुई हैं एंड जितनी भी फॉरेन करेंसी पेमेंट्स हुई इनका बैलेंस इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये स्मॉल एंड नैरो कंसेप्ट है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है, इट इंक्लूड्स बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर हम लोग सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते हैं, इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स ऑल द ट्रांजैक्शन, गुड्स, सर्विसेज, डेट, इन्वेस्टमेंट, ईच एंड एवरीथिंग इज कंसीडर्ड इन अ बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेम द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो कहते हैं इट रेफर्स टू द अकाउंट इन विच रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन। मेन ट्रांजैक्शन के इस अकाउंट में क्या होती है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स और विजिबल, लाइक हम लोग इसको टेंजिबल कह देते हैं। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज और इनकम फ्लोज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज या यूनिलैटरल ट्रांसफर होते हैं। तो करंट अकाउंट के अंदर कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस आती हैं वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझाई हुई है, तो आप लोग उसको अपने डिटेल नोट से पढ़ सकते हैं। फिर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वही कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन क्या होती हैं, मैं बता ही चुका हूँ। जो ऑटोनोमस होती हैं वो अबव द लाइन होती हैं एंड जो अकोमोडेटिंग होती हैं वो बिलो द लाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं। कई बार फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन द करंट अकाउंट एंड अ कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट बेसिकली रिकॉर्ड करता है रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज on the account of such transaction which do not impact the asset and liability status of a country in relation to the rest of the world.
बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस आती हैं, वो रिसिप्टेंट पेमेंट्स आती हैं जिससे हमारी लायबिलिटी एंड असेट्स के ऊपर कोई भी जो क्या है इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन कैपिटल अकाउंट वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, उन रिसिप्टेंट पेमेंट्स को रिकॉर्ड करता है जिसका इम्पैक्ट हमारे असेट्स एंड लायबिलिटीज के ऊपर पड़ता है। करंट अकाउंट डील्स विद रिसिप्टेंट पेमेंट फॉर दोज गुड्स विच आर करंटली प्रोड्यूस्ड। लेकिन जो कैपिटल अकाउंट होता है डील्स विद डेट्स एंड क्लेम्स के साथ डील करता है। करंट अकाउंट हैज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द लेवल ऑफ इनकम ऑफ अ कंट्री। जो हमारा करंट अकाउंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है हमारे लेवल ऑफ इनकम को। जो कैपिटल अकाउंट है वो इन्फ्लुएंस करता है वॉल्यूम ऑफ असेट ऑफ द कंट्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन इंपोर्ट। कि जो डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, मतलब मान लो पहले $1 80 रुपए का मिलता था, अब $1 75 रुपए का मिल रहा है, तो दैट इज अ करेंसी एप्रिसिएशन। लोग इसको बच्चे इसको डेप्रिसिएशन समझ लेते हैं कि पहले 80 का था 75 नहीं, पहले $1 के लिए हमें 80 रुपए देने पड़ रहे थे, और $1 के लिए हमें 75 रुपए देने पड़ रहे हैं। मतलब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हुई है, हाई हुई है। अगर कहते हैं हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू हाई हुई है तो इससे जो क्या है इंपोर्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कहता है व्हेन द एक्सचेंज रेट नीड टू बी रिड्यूस्ड द सेंट्रल बैंक रिलीज द सप्लाई ऑफ $, इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, हायर सप्लाई ऑफ $, will lower the price of $, as desired. This would lead to appreciation of domestic money currency। इससे क्या हो जाती है, डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट हो जाती है। अब इफेक्ट क्या पड़ता है, नाउ लेस रुपी आर नाउ रिक्वायर्ड टू बाय गुड वर्थ $1 इन द यूएस मार्केट। एज अ रिजल्ट इंपोर्ट्स आर लाइकली टू राइज, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। फिर कहता है डिस्कस ब्रीफली द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मैंने आपको बताया पहले ही कि एक्सचेंज रेट 3 तरीके से होता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जहां पे गवर्नमेंट जो क्या डिटरमाइन करती है एक्सचेंज रेट को, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जहां पे मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस डिटरमाइन करती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेयर नहीं करती है। और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक ऐसा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरवेंशन ऑफ सेंट्रल बैंक इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फिर आता है डिफाइंड ट्रेड सरप्लस एंड ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड सरप्लस की बात करें, इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओवर वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब ट्रेड सरप्लस क्या होता है, जब हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है। और ट्रेड डेफिसिट कब होता है, जब हमारे एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन क्या होता है, डिवैल्यूएशन रेफर्स टू रिडक्शन इन प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ ऑल फॉरेन करेंसी अंडर द फिक्स रेट रेजिम। लेकिन डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल इन मार्केट प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में होता है तो वो डेप्रिसिएशन होता है, लेकिन जो फिक्स रेट ऑफ रिजीम होता है उसे डिवैल्यूएशन कहते हैं। जो डिवैल्यूएशन होता है इट टेक प्लेस ड्यू टू गवर्नमेंट, लेकिन डेप्रिसिएशन टेक प्लेस होता है ड्यू टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिवैल्यूएशन टेक प्लेस अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट और जो डेप्रिसिएशन होता है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर होता है। फिर वही क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शंस, गिव द मीनिंग ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन एंड अकोमोडेट ट्रांजैक्शन इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो यू कैन इजीली राइट डाउन दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। कहते हैं हाउ द फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सिस्टम। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सिस्टम के अंदर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या हो गया, ऐसा रेट ऑफ एक्सचेंज विच इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अंडर दिस सिस्टम द गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक डज नॉट इंटरवेन इन द डिटर्मिनेशन ऑफ अ एक्सचेंज रेट। आपके सामने है ये कि इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट occurs when supply and demand for foreign exchange is equal to each other or intersection of both demand and supply curve determines the equilibrium exchange। देखिए जहां पे डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ई पे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम रेट कहते हैं, एक्सचेंज रेट कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ऑब्जर्वेशन कहते हैं इन दिस फिगर डिमांड एंड सप्लाई आर मेजर्ड ऑन द एक्स एक्सिस एंड एक्सचेंज रेट को हमने वाई एक्सिस पे लिया है। DD is a demand curve and SS is a supply curve of a foreign exchange which intersect each other at point E. It is a equilibrium point. OR is the equilibrium rate of exchange and OQ क्या है, equilibrium quantity है।
ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज रेट। कई बार इसमें वो केसेस आ जाते हैं, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। इन डिमांड में इंक्रीज होगा तो उस टाइम पे इक्विलिब्रियम हमारा शिफ्ट हो जाता है, प्राइस बढ़ जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई के कुछ केसेस रहते हैं। बस इतना ही है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। आज से कुछ ज़्यादा इसके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है, थोड़ा सा ही टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को कवर अप करना रहता है, ठीक है। तो विद इन 10 मिनट से चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है इस चैप्टर के अंदर, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।